किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बरसात को लेकर क्या संभावना है। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज हम 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर अगले 2 दिन कुछ जगह पाला पड़ने के अनुमान बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड की बात करें, कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पाला पड़ेगा। उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से भी बड़ी खबर है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। बात करें राजस्थान की, जहां पर कहीं कहीं ठंडा दिन रहने की संभावना बताई जा रही है। तो राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर ठंडा दिन देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ इलाकों में ठंडा दिन रहने की आशंका जताई जा रही है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करें दक्षिण भारत के तमिलनाडु की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम के हिसाब से देश भर के तमाम राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसको जानेंगे अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। केरल में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर, पाला और घना कोहरा देखा जा सकता है, जबकि उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर के साथ ठंडे दिन रह सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल व सिक्किम में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संभावना जारी की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मौसम पूर्वानुमान में आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर बरसात को लेकर क्या संभावना है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर कहीं कहीं बारिश को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख की बात करें, कोई बरसात के संकेत फिलहाल नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहां पर भी कोई बरसात के संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश को लेकर संकेत है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड की बात हो, कोई बरसात नहीं है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कोई बरसात के संकेत नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से दक्षिण भारत की बात कर लें, अंडमान निकोबार, रायलसीमा, भीरी, दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बरसात है और यहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बात करें भीतर उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना की, यहां बरसात के कोई संकेत नहीं है फिलहाल। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नजर बना के रखें। मध्य भारत की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बरसात के कोई संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी कोई बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। और वही स्थिति राजस्थान, पूर्वी हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात मौसम की चाल की करते हैं, पिछले 24 घंटे में किस प्रकार से मौसम रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कई जगह पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे लिहाज से। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में
बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उड़ीसा में भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से, यानी पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों के अंदर बरसात को लेकर संभावना देखने को मिली थी। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के अंदर बरसात देखी गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ जगहों पर बरसात का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान का हाल। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की हम बात करेंगे, जिसमें असम और मेघालय की स्थिति पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की स्थिति पर नजर डालते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में ही दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की और कोंकण गोवा की बात करते हैं तो इन तमाम राज्यों के अंदर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। बात करें देश के सबसे कम तापमान की, पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज की गई है सबसे कम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान, और हरियाणा के हिसार में भी यही सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पर नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करें अब भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और साथ ही साथ तेलंगाना की, यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। ये हुई तापमान की बात। इसके अलावा बाकी देश के बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही इसको हमने जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में आपको अपने खेतों में लगी हुई फसलों की देखभाल कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल,
मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 320 दर्ज किया गया। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 423 दर्ज किया गया, जबकि बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 467 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आती है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। बुधवार को तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन मौसम साफ खिलने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की दिखाई पड़ सकती है और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से फिलहाल चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ है और तेज धूप खिलने के आसार कुल्लू के अंदर बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार यहाँ पर भी आने वाले 4 दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम साफ रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी नैनीताल के अंदर। साथ ही चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं, मौसम साफ रहेगा। तो नैनीताल अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के तापमान और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आने वाले चारों दिन अयोध्या के भीतर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको नजर आएगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। फिलहाल आने वाले चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो अयोध्या जाने वाले यात्री सावधान रहें। बिहार के बोधगया की बात करें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की आपको बोधगया के अंदर देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं, मौसम साफ दिखाई देगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है गंगटोक के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको न्यूनतम तापमान नजर आ सकता है। बात करें केरल के कोट्टायाम की, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार
आने वाले चारों दिन कोट्टायम के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुरुआत के जो 3 दिन हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं ठंडी चल सकती हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तेज़ धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से माउंट आबू में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है माउंट आबू के अंदर। ये हुई पर्यटन की स्थिति की बात। अब बात करते हैं अपने किसान भाई की और उनकी लगी हुई खेतों में फसलों की बात करते हैं। इस ठंड के मौसम में कैसे आप कृषि कार्य करते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की पछेती किस्म की बुवाई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में इन दिनों सब्जियों की फसलों को कम तापमान से बचाने का काम करें। ऐसे में किसान छोटे पौधों और सब्जियों को धान की पुआल या किसी अन्य सामग्री से बने उपयुक्त छप्पर की सहायता से पाले से बचाने का काम करें। हिमाचल प्रदेश में खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के उप पहाड़ी और निम्न पहाड़ी वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हरे चारे के लिए बरसीम, लूसर्न और जई की बुवाई पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी उप शीतोष्ण आर्द्र वाले इलाके में प्याज की रोपाई का काम करें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई क्षेत्र में चने, मसूर और मटर की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। उत्तराखंड के कम आर्द्रता वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी कर लें। दिल्ली के पास के इलाकों में गेहूं की उन्नत किस्म की बुवाई करें। बुवाई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें। यहाँ के किसान टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश भर के तमाम राज्यों में जो किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं, किस राज्य में क्या सावधानी आपको बरतनी है, आइए जानते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र से। केरल के किसान अदरक एवं हल्दी के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। केले के पौधों तथा सब्जियों को सहारा प्रदान करें। कर्नाटक में आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए परिपक्व धान, रागी, मक्का, मूंगफली जैसी फसलों की कटाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। कपास की चुनाई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण करें। तेलंगाना में रबी धान की नर्सरी बुआई कार्य जारी रखा सकता है। उड़द एवं मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की परिपक्व फसलों की कटाई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। गेहूं की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की फसल की कटाई का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लें। गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई भी की जा सकती है। आलू की रुपाई का कार्य जारी रखें। गुजरात में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। रबी ज्वार, सरसों, सौंफ, लहसुन, धनिया, जीरा एवं ऊसर गुल की बुआई भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आलू की फसल में मृदा में नमी की उपलब्धता के आधार पर हल्की सिंचाई दे सकते हैं। उड़ीसा में धान की फसल की कटाई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। निचले इलाकों में धान की कटाई से 15 दिन पहले सह फसल के रूप में मटर, चना और मूंग की बुआई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई तथा प्याज की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी खड़ी फसलों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई दी जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में सिंचित अवस्था में देरी से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। कोंकण में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी तैयार करने का कार्य भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं आज की फसल की। ये समय आलू की बुआई के लिहाज से बेहद उपयुक्त समय है। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए।
आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आप तक पहुंच रही है। 2000 मोदी जी पैसा डाल रही है। राजस्थान से देखिए समन्वित कृषि प्रणाली पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 11 दिसंबर बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जौ के भाव। राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में जौ 1950 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में जौ के सौदे 2450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं ज्वार के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3625 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार 3250 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3371 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। मक्का के भाव की जानकारी। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की नवानशहर मंडी में मक्का 1986 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे 2550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव।
आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे। उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ थे। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਸਵਸਥ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली का भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं, पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। एक टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं।